खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। हेलो। हेलो। एफएम विविध भारती वाराणसी और आकाशवाणी वाराणसी से ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे मुखातिब हूँ। हाँ जी, हाँ जी, और थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ अपने श्रोताओं की ओर से। और अपने श्रोताओं को हम बताएं कि हमारे साथ हैं इस समय गज़ल की दुनिया के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर गज़ल नवाज चंदन दास जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू पांडुरंग जी, और बनारस रेडियो का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया। चंदन दास जी, हम लोग बहुत ज़माने से आपकी गज़लें सुनते आ जी रहे हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए प्ले भी करते रहते हैं। बहुत सारे जी जी श्रोता आपकी गज़लों को पसंद भी करते रहे हैं। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तो आज निश्चित रूप से जो हमारी आरज़ू थी आपसे बातें करने की, टेलीफोन के ज़रिए मुलाकात करने की, वो आरज़ू पूरी हो रही है। पूरी हो गई। हाँ, जी वो जी तो अपनी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं चंदन दास जी। सबसे पहले जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपकी जीवन यात्रा है, जो संगीत हम्म। यात्रा है, वो कहाँ से शुरू हुई? ज़रूर हमारे श्रोताओं को बताइए। जी जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं पांडुरंग जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तो आपने मुझे याद किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा जो सफ़र है वो मेरा बंगाल से शुरू हुआ था। जी जी और मेरी बहन जो वो गाती थी, और बहन को जो सिखाने के लिए आते थे, मैं वहाँ बैठता था, और वहीं से संगीत का शौक पैदा हुआ। जी। और फादर हमारे बिजनेसमैन थे, हम्म। वो नहीं चाहते थे कि मैं ये संगीत लाइन में आऊं। जी तो बहन तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थी, ऐसे ही शौकिया थी। जी तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी तो शादी हो गई। जी और फिर मैं फादर नहीं चाहते थे, हमारा था मिठाई का दुकान था हमारा जी बंगाल में। जी जी। तो बंगाल में आपको मालूम ही है, मिठाई बहुत मशहूर होती क्या है वहाँ बात है! की, बंगाल का है ना। रसोगुल्ला, हाँ क्या बात है! हाँ, रसगुल्ला और संदेश जी संदेश। जी जी तो फादर तो हमारे बिल्कुल उसी बिजनेस में थे। जी और मेरा ध्यान जो दीदी को सुन सुन के फिर मेरा ध्यान म्यूजिक में आ गया। फादर नहीं चाहते थे, और घर हमको एक टाइम पे आके मुझे घर छोड़ना पड़ा। ओ घर जी। छोड़ के फिर मैं पटना आ गया, हमारे फादर के फ्रेंड थे वहाँ। हम्म, पटना में आके मैंने रेडियो में आके मैंने ऑडिशन दिया। जी और फिर ऑडिशन में वहाँ पे मैं 3-4 साल में पटना में था, जी और वहाँ गाता रहा। और वहाँ बहुत अच्छा माहौल था कि जैसे दशहरा के टाइम पे हमारे मुंबई से आर्टिस्ट जाते थे वहाँ पे जी जी प्रोग्राम देने के लिए। तो बहुत कॉन्सर्ट हमने, कुमार गंधर्व जी, और क्लासिकल के कॉन्सर्ट बिस्मिल्लाह खां साहब, जी इन लोगों को हमने वहाँ पे बहुत सुना। जी तो इस तरह मतलब शौक बढ़ता गया। और फिर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया। जी मैं ग्रेजुएशन मुश्किल से देने वाला ही था कि मैं घर से वहाँ से निकल गया। जी तो वहाँ से फिर मैं पटना में आके फिर संगीत में ही मैं रहा, और छोटे छोटा मैं प्रोग्राम करता था वहाँ घरों में। जी जब भी उस टाइम पे कभी किसी ने मुझे 50 रुपया दे दिया, किसी ने 100 रुपया दे दिया, मैं जी गाता था। जी जी तो उसके बाद फिर वहाँ से मैं दिल्ली आ गया, क्योंकि दिल्ली में यहाँ काफ़ी स्कोप था, अच्छा था जी जी पटना से। तो फिर दिल्ली आके मैं यहाँ रेडियो से गाता रहा, और प्रोग्राम्स वगैरह मैं करता रहा। इस तरह करते करते 5-6 साल हो गया। फिर उस बीच में मैं पंडित मणि प्रसाद जी से, मैं किराना घराने से जी। मैं शागिर्द हुआ, और उनसे मैं क्लासिकल में सीखने लगा। अरे वाह! हाँ, जी। और फिर मैं दिल्ली में ही रहा। हम्म। और फिर 80s में जो है मेरा एक अमरीश वानी करके है दिल्ली में ही, जी कंपनी था, जिन्होंने मेरा रिकॉर्ड उन्होंने निकाला। मतलब रिकॉर्ड क्या, मतलब कैसेट, उस टाइम पे कैसेट आ गया था। जी 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 कैसेट निकाला, और कैसेट निकालने के बाद
फिर वो कैसेट जो है तलत अजीज साहब जो थे अपना जो बॉम्बे में सिंगर हैं, गजल सिंगर, जी, जी। उन्होंने सुना और मुझे उन्होंने इनवाइट किया कि आप नए लोगों को म्यूजिक इंडिया चांस दे रही हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आएं। जी, जी। और मैं उनके कहने पे मैं बॉम्बे चला गया और बॉम्बे में म्यूजिक इंडिया से मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद मेरा एलपी रिकॉर्ड मेरा आया, वाह! पहला रिकॉर्ड। लेकिन पहला जो कैसेट था वो अमृत बानी का। उसके बाद फिर कंपनी ने कहा कि भैया बॉम्बे आ जाइए, क्योंकि बॉम्बे आएंगे तो आपको स्कोप ज्यादा है यहाँ पे। जी, जी। फिर मेरा पहला एल्बम 82 में आया, इंट्रोड्यूसिंग चंदन दास के नाम से। जी, तो उसके बाद बस सिलसिला फिर चलता रहा और मैं बॉम्बे आ गया। ये अपनी कहानी है। जी, जी। आपने कहा कि मैं शुरू में गाता था, हमारी जो हाँ, दीदी थी उनसे मैं प्रभावित था और उसके बाद हाँ, पटना आ गया। जब वहाँ भी जब आप गाते थे, हाँ। तो गाने में क्या शुरू से ही आप गज़लें ही गाते थे या और भी चीज़ें उसमें शामिल होती थी? नहीं, मैं तो वहाँ पे जैसे कल्चर तो बांग्ला का था, जी, जी। लेकिन मुझे मन से जो है, जैसे मैं रेडियो विविध भारती वगैरह बहुत सुना करता था। जी, जी, जी। उस टाइम रेडियो के अलावा तो कुछ था ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लता जी को, तलत महमूद को, फिर के.एल. सहगल के पुराने जो फिल्म के गजल जो हैं, जी, जी, जी। वो सुना करता था। मुकेश जी के गजल सुना करता था। वाह, वाह! इस तरह हाँ, सुन के जो है मुझे काफी मेरे को शौक पैदा हुआ। जी। उसके बाद पहली बार जब मैं रेडियो पाकिस्तान लाहौर जब सुना जी, जी। और मैं मेहदी हसन के गजल अचानक आने लगा हुँ। और रेडियो से मैं सुनता रहा, तो मैंने बोला इतनी अच्छी आवाज किसकी है ये। जी, जी। तो फिर अनाउंसमेंट किया उन्होंने कि मेहदी हसन हैं, ये गाते हैं, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, क्या बात है, क्या बात है। चले भैया हो के गुलशन का कारोबार चले। इस तरह की ये गजलें। फिर मीर की गजल जो थी, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है। वाह! जी। हाँ, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने जाना हैं। है। तो इस तरह की गजलें सुना तो हमको बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला जो कमाल का आर्टिस्ट है भाई। तो मैं उनको मतलब रेडियो से फिर मैं उसको टेप करने लगा और टेप कर करके जो है मैं उनको सुना करता था जी, जी। और वो गजलें मैं गाया करता था। तो मैं पटना जब आया तो वही गजलें जो मैं गाता था तो लोग बहुत पसंद करते थे। पूछते थे कि भाई ये सब गजल तुम कहाँ से लेके आए हो। जी। तो मैं बोला करता था कि भाई ये मेहदी हसन खान साहब हैं जो पाकिस्तान के हैं और मैं उनको सुनता हूँ और उन्हीं की गजलें हैं ये। जी, जी। क्या बात है। तो जी। उसके बाद धीरे धीरे तो फिर खान साहब 76 में तो दिल्ली आ गए थे, वो इकबाल डे पे आए। जी, जी। फिर उनसे मुलाकात हुई और उनको रूबरू सुना हमने सामने बैठ के। जी। तो फिर हमारी तो हालत खराब हो गई। तो इस तरह और एक आर्टिस्ट और भी था जो मैं उनको भी बहुत गाता था, जी। उस्ताद अमानत अली खान साहब। ओह! अमानत अली फतेह अली जो क्लासिकल गाते थे, जी, जी, जी। उसमें के जो बड़े भाई थे अमानत अली खान साहब, जी। वो भी गजल कंपोज करते थे और गजल के प्रोग्राम में उनका भी गजल आया करता था। जी, जी। तो मैं उनको भी गाता था। तो इसी तरह धीरे धीरे अपने को शौक पैदा हुआ। तो अमृत बानी ने गजल का ही कैसेट निकाला। अच्छा। तो वो कैसेट जो है तलत अजीज साहब ने सुना और फिर वो म्यूजिक इंडिया में मैंने आपको बताया। जी, जी, जी। हम्म, अच्छा, जो पटना में आपने आकाशवाणी का ऑडिशन दिया था, जी तो वो जी 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 ऑडिशन क्योंकि शास्त्रीय संगीत का अलग से होता था, सुगम सु- संगीत का जी होता था, तो आपने कौन-सा ऑडिशन दिया था? मैंने सुगम संगीत कर दिया। सुगम संगीत का दिया था। हाँ, और उस टाइम पे म्यूजिक कंपोजर थे ब्रह्मदेव नारायण जी। अरे वाह! जी, उस टाइम पे थे तो उन्होंने ऑडिशन लिया था, मुझे याद है। जी। आकाश और जाकिर साहब थे, जाकिर साहब, जाकिर हुसैन, बहुत पुराने, वो बहुत ओल्ड थे वो। जी, जी। लेकिन उन्होंने वो खनकती आवाज़, वो गोल्डन वॉइस को पहचान लिया था और श्रोताओं के लिए आपने वहाँ ऑडिशन दिया और आपको उत्तीर्ण होने का वो तमगा मिल गया था, आकाशवाणी का कलाकार होने का एक अवसर मिल गया था। और हाँ बिल्कुल। निश्चित रूप से जब आकाशवाणी से आपको उत्तीर्ण होने का समाचार मिला होगा, तो क्या महसूस किया आपने? मैंने ये कि भाई एक प्लेटफॉर्म हमको मिला जी। और उससे जब मैं गाने के लिए जाता था तो सब आर्टिस्ट लोग बहुत बहुत नजदीक थे सारे, तो सब मिला करते थे और बैठ के बातचीत ये वो सब। अब कहीं छोटा छोटा कोई प्रोग्राम हो कुछ हो तो हमको वो रिकमेंड किया करते थे कि जी। भाई चंदन जी भी गाएंगे इसमें,
तो उसमें मैं पहली बार जो है मैं IMA हॉल पटना में मैं गाया था, जी, मुझे याद है। और बॉम्बे से गुलाम मुस्तफा खान साहब गए थे गाने के लिए, जी। तो उनका क्लासिकल का प्रोग्राम था और मेरा गजल का। वाह, वाह! तो मैं जब गाया तो मतलब हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत अच्छा रिव्यू था। जी, जी, चंदन दास करके एक लड़का है, बहुत अच्छा गा रहा है, बहुत अच्छा गाता है, और गजल गाई, मेहदी हसन साहब की गजल गाई और बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया। जी, फिर उसके बाद बाकीपुर क्लब में प्रोग्राम हुआ मेरा, और बाकीपुर क्लब में प्रोग्राम होने के बाद फिर वहां से फिर मैंने सोचा कि अब मुझे दिल्ली जाना चाहिए, जो जी। मैंने आपको बताया कि बिल्कुल। दिल्ली जी, मैं जी, गया। जी, जी। और ऐसे दिल्ली होते हुए फिर माया हाँ, नगरी बॉम्बे। मुंबई तक आप हाँ, पहुँचे। बहुत हाँ, हाँ। बहुत सुरीला सफ़र आपका रहा है। जी, मुंबई जाने के बाद बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हाँ, लेकिन आप 100%। हमको लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली रहे जहाँ आपको अनुबंध मिला म्यूज़िक इंडिया की ओर से और हाँ, वो निश्चित रूप से आपके लिए उसने बड़े आधार का काम किया होगा। शुरू में बहुत मेरे को मुश्किलात हुई। जी, जैसे मेरे पास कोई शो नहीं था, मैं क्या करूं, यहाँ पे कैसे गुजारा होगा। जी, तो मैं एक इधर रहता था, मैं पेंगेस्ट में रहता था, किसी के साथ रहता था। जी, जी। वहाँ तो मुझे रियाज करने के लिए भी अलाउड नहीं था। ओह! हाँ, बहुत मुश्किल से, मतलब मुझे याद है मैं 600 रुपया किराया देता था, जी, जी। और एक सिर्फ रूम में रहता था, एक रूम में, और बस सिर्फ सोने के लिए जाता था। और रियाज करना हो तो मैं किसी और फ्रेंड के पास जाके मैं रियाज करता था, जी, जी। अलग से टाइम निकाल के। इस तरह की मुश्किल तो आई बहुत। जी। अच्छा जब फिर जब मुंबई आप गए जी, होंगे तब तो आप अकेले होंगे, आपका विवाह नहीं हुआ होगा? नहीं मतलब शादी हो गई थी मेरी। अच्छा, 81 में मेरी शादी हुई। अच्छा, अच्छा। तो तो 82 में मैं मेरा एल्बम आया, 83 में मैं बॉम्बे गया। ओह! तो 2.5 साल मेरी वाइफ जो है वो अपनी माँ के पास दिल्ली में थी। जी, जी। और तो उनकी माँ भी जो है दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थी, किरण कथक के नाम से। जी, तो वो भी प्रोड्यूसर थी दिल्ली दूरदर्शन में। जी। अच्छा जब मुंबई आप पहुँचे हम्म, तो मुंबई में धीरे-धीरे फिर वो संघर्ष शुरू हुआ और हम्म, आपके लिए एक रास्ता बनता गया धीरे-धीरे। रियाज़ जी, रियाज़ करने की बात आपने कही कि हम मित्र के पास हम्म, जाकर रियाज़ करते थे। तो रियाज़ हाँ। में और भी आपके साथ कोई शामिल होता था या आप अकेले रियाज़ करते थे? मैं करता था, और वो जो लेडी थी अपना, जी। बंगाली लेडी, हुँ, हुँ। वो भी गाती थी शौकिया। लेकिन वो बेचारी मेरे लिए वो रूम छोड़ देती थी। ठीक है, तुम अपना यहाँ पे एक 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी करना हो आप रियाज करो। जी। तो फिर मैं रियाज करके मैं वहां से निकल जाता था। ये मेरा काम था जी, डेली जी। का। अच्छा अच्छा जैसे लोग आपको जानने लग गए होंगे धीरे-धीरे हम्म, कि हम्म, आप गज़ल गाते हैं और बहुत अच्छा गाते जी, हैं, तो फिर आपको प्रोग्राम मिलने का सिलसिला भी शुरू हुआ होगा। हाँ, एक जी प्रश्न और बोलिए। जोड़ना चाहूँगा, क्या मुंबई में भी आकाशवाणी के लिए आपने गाया? हाँ, आकाशवाणी में बहुत से कॉन्सर्ट गाया हमने। जी। और रेडियो में तो अक्सर हम प्रोग्राम किया करते थे। जी, और उस जी। टाइम पे बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट हुआ करता था हुँ। हमारे टाइम पे। जी, जी। आए दिन कॉन्सर्ट होते रहता था, रेडियो आकाशवाणी का कॉन्सर्ट। हुँ। फिर हम लोग फिर दिल्ली जाते थे, दिल्ली आकाशवाणी का जैसे उर्दू सर्विस कॉन्सर्ट, ये वो जी, जी। अक्सर हुआ करता था। हम लोग जाते थे दिल्ली से कॉन्सर्ट, कहीं पटना का कॉन्सर्ट, फिर दूरदर्शन के हिसाब से फिर रेडियो का कॉन्सर्ट भी हम करते थे। वहाँ जैसे लखनऊ में हम गए तो वहाँ भी कॉन्सर्ट किया हमने। जी। तो इस तरह हम पूरा इंडिया में करते थे कॉन्सर्ट। जी, जी। और मुंबई हम्म। मुंबई में प्रोग्रामों का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ और हाँ, प्रोग्राम शुरू हुआ क्योंकि मेरा जब 82 में मेरा एल्बम निकला, पहला एल्बम, जी। मैं बहुत लकी था क्योंकि उसके बाद ये जो म्यूजिक इंडिया है उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, खजाना। जी, जी। खजाना के नाम से। जी। जिसमें हम लोग 6 आर्टिस्ट थे, जिसमें तलत अजीज भाई थे, हम थे, जी। पंकज उधास जी, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता जी, वाह, वाह! पिनाज मस्तानी। जी। हाँ, पिनाज मस्तानी जी, फिर और अनूप जी, अनूप जलोटा जी। जी, जी। तो ये हम लोग 6 आर्टिस्ट थे, और 6 आर्टिस्ट को म्यूजिक इंडिया ने स्पॉन्सर करा के, और इंडिया के 6 सिटीज में हम लोगों ने प्रोग्राम दिया। जी। बहुत वाह! बड़े पैमाने में जी, जी। प्रोग्राम हुआ, विथ प्रेस पब्लिसिटी, ये वो सब करके। हाँ, हाँ, हाँ। तो जब वो हुआ तो उसके बाद तो गजल का बूम आ गया बिल्कुल। वाह! गजल का बूम ये है कि भाई होटल में बज रहा है गजल, घर में गजल बज रहा है। तो उस टाइम पे क्या, फिल्म के जो गाने हैं जी। उस टाइम पे थोड़ा सा लो जा रहा था फिल्म हुँ, के गाने। हुँ, हुँ, हुँ। तो गजल के जो प्राइवेट गजल हैं जी। वो एकदम से मार्केट में आ गए, और मार्केटिंग बहुत अच्छा किया म्यूजिक इंडिया। फिर HNB आ गया, फिर वीनस आ गया, जी। बहुत सारे कंपनीज आ गए। फिर उन्होंने फिर गजल की तरफ ध्यान दिया उन लोगों ने। हुँ, हुँ।
तो नए लोग बहुत आए उस टाइम पे और और हम भी आ गए। जी, तो फिर बहुत अच्छे से एक स्थापित कलाकार की तरह आप हाँ, लोगों के फिर बीच। फिर ये क्या हुआ कि मेरा प्रोग्राम होना शुरू हो गया। जी, फिर वाह! मेरा धीरे धीरे जी, जी, शोज होने शुरू हो गए, क्यों, ये कॉन्सर्ट करने के बाद। जी। और हमको लगता है कि केवल अपने देश में ही नहीं, दुनिया के और देशों में भी आपके प्रोग्राम हुए होंगे और श्रोताओं ने बहुत सराहा होगा आपकी उन प्रस्तुतियों को। जी, 87 में मैं अमेरिका गया, जी, जो मेरा दूसरा एल्बम आने के बाद जंग आया था, जिसमें न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वाह! खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें। हाँ, वाह! जी, ये जी। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, ये सारी गजलें हैं उसमें। जी, जी। तो अमेरिका का प्रोग्राम उस टाइम 87 में मैं पहली बार गया, अमेरिका और कनाडा। जी। तो हमारा 3 महीने का टूर था। जी। तो वहाँ पे बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला और पूरे अमेरिका हमने प्रोग्राम किया, वहाँ श्रोता बहुत प्यार मिला। जी, और जी। कनाडा में भी गए, कनाडा में भी बहुत प्यार मिला। जी, जी। चंदन दास जी, बहुत सारे शायरों की गज़लें आप गुनगुनाते होंगे, श्रोताओं के बीच जी गाते होंगे और श्रोता उसे बहुत पसंद भी करते हैं। आपके जी, पसंदीदा शायर कौन हैं? मेरे पसंदीदा शायर जो हैं वो, मैंने सबसे पहली बार जो रेडियो में गाया था वो डॉक्टर बशीर बदर को ही गाया। जी। और ये डॉक्टर बशीर बदर साहब भी बोलते हैं कि चंदन दास जी पहली बार गाया, जी, मेरी गजलें उर्दू सर्विस में गाया है उन्होंने। क्या बात है। जी, जी, जी। तो डॉक्टर बशीर बदर साहब हैं, हमारे फेवरेट हैं। निदा फाजली साहब थे। हाँ, हाँ। उसके बाद वसीम साहब हैं। वसीम तो बरेलवी। वसीम बरेलवी, जी, जी, जी। हाँ, नज़ीर बनारसी, हाँ, हाँ, वाह! बनारस के हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बनारस की शान। हाँ, मुराद लखनवी। जी, और आमिर खजलबाज को मैंने गाया बहुत, हाँ। गुजर गए वो। तो सभी इस तरह हमारे काफी फेवरेट शायर हैं। जी, चंदन दास जी, जो भी गज़लें आप गाते हैं, बहुत हम्म, सारी गज़लों का संगीत आप खुद तैयार करते होंगे। कभी-कभी ऐसा भी अवसर आता होगा जब किसी शायर की रचना को किसी संगीतकार ने सुरों में ढाला हो, हाँ। तो किन-किन संगीतकारों की रचनाओं को आपने आवाज़ दी? मैंने जब मेरा दीवानगी एल्बम जब टी सीरीज से आया अनुराधा पोडवाल जी के साथ, जी, तब उसमें मैंने 2 गजलें गाया था मैंने, अली गनी का। जी, उनका म्यूजिक था और ललित सेन जी का था। ललित सेन का म्यूजिक था और हमारे जो फादर इन लॉ थे वो भी कंपोजर थे, के पन्नालाल जी, जी, जी। उनका भी मैंने गाया। दिल रह गया हमारा एक बार मुस्कुरा के, वाह, वाह! हाँ, तो उनका गाया। फिर उसके बाद इस तरह जो भी हमको अच्छे लगे जी, कंपोजिशन, ऐसा नहीं है कि मैं अपना ही गाता हूँ और दूसरों का, अच्छा लगना चाहिए जी, उसमें। जी। और जी वो बोलिए। धुन धुन दिल तक उतरनी चाहिए। हाँ, गजल के हिसाब से। जी, जी। चंदन दास जी, बहुत सारे श्रोता आजकल गज़ल को पसंद करने वाले हैं। हम हाँ एक सामान्य श्रोताओं की दृष्टि से आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो गज़ल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गज़ल और नज़्म। तो अगर हाँ हम हाँ गज़ल और नज़्म में अंतर करना चाहें तो बहुत सामान्य क्या फ़र्क होता है वो? गजल क्या है, देखिए, पूरा शेर गजल में होता है। जी, जैसे कि गजल के जैसे 2 शेर हुए, उसके बाद जो अंतरा आता है, तो उसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि उसके साथ, वो गजल के साथ, अगर वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, जी, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। जी, हाँ, तो ये तो मतला हुआ, एक शेर हुआ ये। जी, दूसरा शेर में डॉक्टर बशीर बदर कहते हैं कि उतर भी आओ कभी आसमां के जीने से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है। बनाया है, क्या बात। ठीक है, लेकिन क्या है कि उसके साथ जरूरी नहीं है कि उसके साथ उसका कोई मेल हो। जी, जो दूसरा शेर है वो कहीं से भी शायर बोल सकता है, जी, जी, कहीं भी लिंक कर सकता है। जी, और नज्म में क्या है, नज्म में पूरी कहानी होती है। जी, कहानी ये होती है कि जैसे बात निकलेगी तो फिर दूर दूर तलक तलक जाएगी, जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब सबब पूछेंगे, ढूंढेंगे। ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। हम्म, तो ये एक पूरा जो है कहानी चल रही है, जी, वो लास्ट में जाके खत्म होगा। जी, लेकिन गजल में और नज्म में ये फर्क है। बिल्कुल। एक और चीज सुनने को मिलती है, जैसे मतला, जी, मिसरा, मतला मक्ता। मकता, हाँ। जी, मतला देखिए, पहली लाइन को मतला बोलते हैं, जी, जो जी, फर्स्ट लाइन है, जैसे वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया छाया है। है, जी, ये मतला है। जी, और मक्ते में क्या है कि शायर का नाम आता है। जी, यानी आखिरी जो आखिरी आखिरी हाँ, शेर आखिरी आता है। शेर जो है, जी, जी, जो जी, शायर जिन्होंने लिखा है, जी, जी, वो शायर का नाम आता है। जी,
हाँ तो बहुत अच्छी बात और बहुत सरल शब्दों में आपने श्रोताओं को बताई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, पसंद ज़रूर करते जी। हैं, लेकिन अगर ये जानकारी उन्हें हो तो हाँ जी। गज़ल सुनने में और उनको आनंद आएगा। बिल्कुल। कोरोना काल चल रहा है चंदन दास जी, और कोरोना जी जी। काल में लॉकडाउन हुआ बहुत लंबे समय तक, फिर अनलॉक हम्म, का समय आ गया। आप मुंबई में हैं तो मुंबई में भी स्थिति कमोबेश ऐसी ही है, पूरे देश हम्म। जैसी। आप लोगों के कार्यक्रमों पर भी निश्चित रूप से इसका असर हुआ होगा। बहुत सारे असर नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बहुत प्रोग्राम ज्यादा। निश्चित रहे होंगे पहले से, लेकिन वो बिल्कुल स्थगित बिल्कुल। स्थगित करने पड़े होंगे, स्थगित नहीं, हो गए सब होंगे। सब सब बंद हो गए। जी, जी। तो ऐसे जो समय मिला उसका उपयोग आपने किस तरह किस श्रोताओं को तरह कर बताना रहे चाहिए? हैं? जी, जी। क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं अभी को? तो चल रहा है, अभी तो चल रहा है। जी, क्या जी। है कि लॉकडाउन का जो है, यहाँ जी, पे लोग तो क्या है, मानते नहीं है। जी, समझे ना, जो गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई आप लोग घरों में रहिए, बाहर में कम निकलिए और डिस्टेंस मेंटेन करें, जी, तो वो लोग, जो लोग कर रहे हैं वो बच रहे हैं, जी। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो ये चीज का ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि अभी अभी जो भी टाइम चल रहा है तो सबके ऊपर ही बहुत ही मुश्किल टाइम है। जी, जी। अभी देखिए, हमारे सुबह सुबह फोन आते हैं हमारे दोस्तों का, भाई आज अब क्या होगा, आगे क्या होगा, बताओ आगे क्या सोच रहे हो। लेकिन क्या है कि भाई आगे यही सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हमको तसल्ली से हमको रहना है। बिल्कुल। मैं ये सबको कहूंगा कि हिम्मत ना हारें, जी, क्योंकि इसकी ऐसी चीज है कि इसका कोई पता नहीं है कि कब ये खत्म होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके लिए खुद को जो है, अपने आप को ठीक रखना है, धैर्य से अपने आप को ठीक रखना है, जी, और सब्र से अपना रहना है, घरों में रहना है। कोई कोई किस्म का टेंशन अपना भी नहीं होना चाहिए, किसी को देना भी नहीं चाहिए जी, इस टाइम जी। पे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है, ऑलरेडी टेंशन में तो हम लोग हैं ही हैं, जी, जी। और अगर हम घर में अगर पैनिक पैदा कर दें, कुछ ऐसी बात कर दें, तो और भी ज्यादा और भी मुश्किल हालात हो जाएंगे। बिल्कुल। चंदन दास जी, तो जी। बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें तनाव बिल्कुल नहीं लेना हाँ, है, बहुत धीरज के साथ बिल्कुल। रहने की ज़रूरत है। बहुत धीरे। और हाँ यदि हम सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से इस कोरोना जैसे जो बीमारी है, जो वायरस है, उसके हाँ, संक्रमण से बचे रहेंगे। वो निकल जाएंगे। अभी क्या है, अभी हमारे ऊपर काले काले बादल हैं, जैसे जी, काले बादल के बाद जो रोशनी आती है, जी, जी। वो छट जाएंगे काले बादल, और रोशनी आएगी, जरूर आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही हो, ईश्वर करे, जल्दी से हम लोग हाँ, इस महामारी से बचकर सुरक्षित बिल्कुल। निकलें। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, इतना लंबा आपका सफ़र हम्म, रहा है, तो उस हम्म, सफ़र की कोई ऐसी यादगार बात, कोई ऐसा यादगार अनुभव जो आप हमारे श्रोताओं को हम्म। बताना चाहें? यादगार, मैं जब शुरू में जब मैं गाता था, ज तो मुझे लोग ये कहते थे कि अरे क्या गाता है ये, कोई गाना वाना तो आता नहीं है। जी, जी। तो मुझे बड़ा इंसल्ट फील होता था, जी, और मैं क्योंकि बच्चा था तो मैं समझ नहीं पाता था कि मुझे माइंड नहीं करना चाहिए। जी, लोग जो बोल रहे हैं, ये अभी समझ में आता है कि जो लोग बोलते हैं वो हमारे भले के लिए बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भले के लिए इसलिए बोलते हैं कि भाई आप अच्छी तरह से सीखो, और सीख के जो है फिर हमें सुनाओ आप गाना। जी, तो हमें ये सबक मिला है कि अच्छी तरह से मेहनत करनी है, और मेहनत करके ऐसे नहीं गाना है कि हमें गाना आता नहीं है और बैठ गया और गा दिया कोई भी गाना। जी, जी। तो लोग बाग मजाक ही उड़ाएंगे, फिर सुर नहीं लगेगा, ठीक से ताल में नहीं गाएंगे हम। बिल्कुल। तो ये सबक मिला, और ये सबक हमने मन में लगा लिया था, जी। और कि भाई मुझे सीखना है अच्छी तरह से। हुँ, और फिर हमने सीखना शुरू किया। तो मन में ये भावना होनी चाहिए कि हमको अच्छा सीखना है, अच्छी तरह से गाना है। जी। उसके लिए रियाज चाहिए, मेहनत चाहिए, मेहनत करनी। बिल्कुल। वो कहा जाता है ना, निंदक नियरे राखिए, तो हाँ हमेशा आलोचना को सुनना हाँ, चाहिए और उसको बिल्कुल सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरी क्या गलती है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, लोग बस बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, जी, जी। और उसमें सही चीज को उसमें से लेके उसको उसको अमल करना चाहिए। जी, आपका बड़ा लंबा सफ़र है और हम चाहेंगे कि ऐसा ही ये सफ़र जारी रहे। आप लोगों का अपनी गज़लों के माध्यम से मनोरंजन करते रहें, अच्छी-अच्छी गज़लें आपकी उन तक पहुँचती जी। रहें। बहुत सारे नए जो युवा गायक हैं, जो किशोर गायक हैं, वो भी चाहते हैं हम्म, कि हम गज़लें गाएँ। हम्म, संगीत की कोई भी विधा हो, उसकी शुद्धता निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसमें हम्म, हर चीज़ का ध्यान रखना ही चाहिए, तभी वो हम्म, अच्छे से पहुंचती है श्रोताओं तक। गज़ल के मामले में उच्चारण का भी बहुत महत्व होता है। जो नए जी। नए कलाकार आना चाहते हैं इस क्षेत्र में गज़ल गायकी के, उनके लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? मेरी
सलाह ये रहेगी कि वो अपना अच्छी तरह से मेहनत करें जी, और बहुत जल्दी में शोहरत पाने की कोशिश ना करें। जी, एक तो मेहनत करते जाएं और अच्छे गुरु से क्लासिकल का तालीम लें, जी, क्लासिकल म्यूजिक का। और गजल के लिए अगर गजल गाना है तो गजल से प्यार करें। गजल से प्यार करना बहुत जरूरी है, तो ही गजल गा सकते हैं। जी, जी, जो शेर है, शेर व शायरी है, जी, उससे उसको समझने की कोशिश करें जी, और उसको अच्छी तरह से, जैसे हमारे यहाँ उर्दू पढ़ाए नहीं जाते हैं लैंग्वेज, तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है कि उसका मतलब जो है आप डिक्शनरी ले सकते हैं। जी, डिक्शनरी से आप उसका मतलब लेके उसके मतलब को समझे और फिर उसको गाएं आप, और म्यूजिक से प्यार करें। मेरा कहने के मतलब ये है, जी, 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 चाहे कोई भी म्यूजिक। जी। उसका जो तलफ़ुज़ है शब्दों का, वो आपको जी, सही उच्चारण उसका आना चाहिए, उसका अर्थ अच्छे से हाँ, समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाएँगे, तब तक आप उसको हाँ, उस फ़ीलिंग के साथ गा नहीं सकते हैं। गा नहीं सकते, बिल्कुल जी, सही जी, बात। जी। बहुत अच्छी बातचीत हुई चंदन दास जी आपसे, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप मुंबई से हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं के लिए इतनी प्यारी-प्यारी बातें, इतना सारा आपका अनुभव आपने बताया। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपसे ज़रूर चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा ग़ज़ल आप हमारे श्रोताओं के लिए ज़रूर गुनगुनाएँ। जी जी, मैं 2 लाइनें मैं सबके लिए मैं गुनगुनाता हूँ। जी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। क्या बात है, क्या बात है! तो आज हमारी भी आरज़ू पूरी हो गई आपसे मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आप कभी बनारस ज़रूर आएँ, हमारे श्रोताओं के बीच, हमारे श्रोताओं से रूबरू हों। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा पांडुरंग जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी, आपसे बात करके। जी, जी। तो हम अपने श्रोताओं को बताएँ कि हमारे साथ थे विख्यात गज़ल गायक चंदन दास जी। हम एफ़एम विविध भारती और आकाशवाणी वाराणसी की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप इसी तरह सालों तक अपनी गज़ल की खुशबू श्रोताओं के बीच बिखेरते रहें। अब ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप दुआओं में याद रखें। थैंक यू। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं। कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी। नदी गुनगुनाई ख्यालात की,
न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई। ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।